क्लास 12th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने अभी लाइन के बारे में पढ़ा। लाइन के बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो हमारा सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट प्लेन है, समतल जिसे हिंदी में कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्लेन होता क्या है, समतल क्या होता है। जैसे इस समय जो आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं, इस बोर्ड पर अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये मेरा इस बोर्ड पर का पहला पॉइंट है। मान लीजिए इस पहले पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया। मैं क्या करता हूँ, इसी बोर्ड पर एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ बी। इस बोर्ड पर मैंने दो पॉइंट्स लिए, नाम दे दिया ए और बी। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊं तो दो पॉइंट्स को मिलाने से मेरे पास एक लाइन बनेगा। दो बिंदुओं को मिलाने से मुझे एक रेखा मिलेगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देने से ये जो मेरे पास लाइन बना, इस लाइन का हर एक हिस्सा इस बोर्ड पर स्थित है। ये जो मेरे सामने लाइन बनकर आ रही है, इस लाइन का हर एक हिस्सा इस बोर्ड पर स्थित है। इसी से आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि प्लेन जो होता है, समतल जो होता है, हम लोग उस सतह को कहते हैं। प्लेन दरअसल एक सतह होता है, सरफेस होता है, एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस पर, एक ऐसी सतह जिस सतह पर अगर कोई भी दो पॉइंट ले लिया जाए, कोई भी दो पॉइंट, तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बने, वो लाइन का हर एक हिस्सा उस सतह पर आए। मैंने ये जो दो पॉइंट्स लिए हैं, इन दोनों को मिलाने से एक लाइन बना। मेरे को मन किया कि नहीं, मैं एक यहाँ पर और पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर एक और पॉइंट ले लूँ। इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर भी जो लाइन बनेगा, उस लाइन का हर एक हिस्सा इसी बोर्ड पर रहेगा। कोई भी लाइन का हिस्सा जो है इस बोर्ड से बाहर नहीं निकल रहा है। तब मैं ये कहूँगा कि ये बोर्ड जो है वो मेरा एक प्लेन है। प्लेन का सिंपल सा डेफिनेशन बस यही है कि प्लेन हम उस सतह को कहते हैं, उस सरफेस को कहते हैं जिस सरफेस पर लाई करने वाले दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बने, उस लाइन का हर एक हिस्सा उस सरफेस पर ही आए, सरफेस से बाहर ना जाए। तो यहाँ पर प्लेन का जो एक सिंपल सा डेफिनेशन होगा, ऑल लाइन्स joining two points on a surface completely lie on that surface, then it is called a plane। अगर किसी भी दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बने, उस लाइन का हर एक हिस्सा हमारा उस सरफेस पर आ जाए, तो उसी सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। ये तो बात हो गई कि आखिर हम प्लेन का एक जनरल सा मीनिंग क्या समझें। अब प्लेन के जनरल से मीनिंग के बाद बात अगर हम करें कि दिखता कैसा है, तो दिखने के लिए आप अपने कॉपी का जो पेज देख पा रहे हैं, जिस कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं, उस कॉपी के पेज को देख लीजिए। वो पेज जो है आपका एक प्लेन है। क्यों प्लेन है? आप अपने उस कॉपी के पेज पर अगर कोई भी दो पॉइंट कहीं पर भी लगा दीजिए, एक पेज की बात कर रहा हूँ मैं, जिस पेज पर आप लिख रहे हैं उस पेज पर कोई भी दो पॉइंट निशान लगाकर अगर आप उसको मिलाकर एक लाइन बनाएं, तो आपके लाइन का हर एक हिस्सा आपके लाइन का उसी पेज पर रहेगा। तो वो पूरा का पूरा पेज जो है वो हमारे लिए एक प्लेन है। अब प्लेन के बारे में छोटी मोटी जानकारी प्राप्त करने के बाद आइए समझते हैं कि आखिर प्लेन के बारे में और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अगर ये हमारा एक प्लेन है,
तो इस प्लेन पर मैं जितने भी पॉइंट्स ले लूँ, अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन जो है पूरी की पूरी तरह से इस सरफेस पर आएगा। ये तो हमको जनरल डेफिनेशन से पता चला। साथ ही साथ प्लेन से जुड़ी हुई एक और चीज़ है जो आपको जानकारी में रखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है प्लेन के रिस्पेक्ट में। प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि हर प्लेन जो है किसी न किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर होता है। हर एक प्लेन जो है किसी न किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर होता है और उस लाइन को हम लोग प्लेन का नॉर्मल कहते हैं। प्लेन का अब नॉर्मल, हिंदी में उसको समतल का अभिलंब कहा जाता है। कोई भी समतल जो होगा वो किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर जरूर होता है और उसी परपेंडिकुलर लाइन को हम उस प्लेन का नॉर्मल या उस समतल का अभिलंब कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल जो है इस तरह का एक लाइन रहेगा। अब ये लाइन जो है इस प्लेन पर यहाँ परपेंडिकुलर है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए जैसे आप समझिए, ये बोर्ड जो है, बोर्ड अगर हमारा प्लेन है तो आप इसको अगर इस तरह से इस पर लगा दें तो ये जो है इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इस प्लेन का नॉर्मल कहलाएगा। इस समतल का ये जो है अभिलंब है। दूसरी चीज, बात हमने क्या की थी कि प्लेन का डेफिनेशन में हमने ये बोला था कि किसी भी दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनेगा वो लाइन का हर एक हिस्सा इस प्लेन पर रहेगा। अब इस लाइन के बारे में, यानी इसके हम लोग नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब कहते हैं। अब जरा सोच के देखिए, ये लाइन जो है, ये लाइन पूरी की पूरी तरह से इस प्लेन पर है और ये जो है इस प्लेन का अगर नॉर्मल है, तब ये नॉर्मल जो होगा वो इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल जो है इस प्लेन पर आप चाहे जितने भी लाइंस खींच दीजिए, इस समतल पर आप जितनी चाहे उतनी रेखाएं खींच लीजिए, हर एक रेखा पर, हर एक लाइन पर ये नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होगा। क्या बात हो रही है, जैसे आप समझिए, ये बोर्ड जो है ये हमारा प्लेन था, इस पर हमने ये एक लाइन ले लिया, यहाँ से हमने मिलाकर ये दूसरा लाइन ले लिया। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि ये जो है ये इस प्लेन का नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब क्या करता है? नॉर्मल अभिलंब जो है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। अब सोचिए, ये अगर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो क्या ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर नहीं होगा? अगर मैं इस परपेंडिकुलर को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ तक लेके चला जाऊँ तो क्या ये इस लाइन पर लंब है कि नहीं है? है। ठीक इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करके इस पर पहुँचा दूँ तब क्या ये नॉर्मल इस पर भी, इस लाइन के साथ भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? हाँ, बिल्कुल बना रहा है। मतलब नॉर्मल जो होता है, ये नॉर्मल, ये अभिलंब जो है हमारे समतल पर, हमारे प्लेन पर पाए जाने वाले हर एक लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहां से किसी भी प्लेन की पहचान उसके नॉर्मल से होती है। किसी भी प्लेन की पहचान जो है उसके नॉर्मल से होती है। नॉर्मल केवल एक ही लाइन हो सकता है। किसी भी प्लेन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्मल हो सकता है। अब आप बोलेंगे नॉर्मल एक कैसे हो सकता है? हमारा मन किया, हमने अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हमने अगर वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये तो अलग है और ये अलग है। आप जरा वेक्टर ज्योमेट्री में आइए। वेक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दो लाइन अगर एक ही, आप नॉर्मल ज्योमेट्री की बात समझिए, ये अगर एक लाइन है और इस लाइन पर हमने यहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या ये दोनों के दोनों एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर हैं? अगर हैं तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल होंगे
और ये दोनों अगर आपस में पैरेलल होंगे तो वेक्टर में हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर में हम तो यही कहते हैं कि दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड अलग होने से पैरेलल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कहा जाता है कि हर एक प्लेन पर एक नॉर्मल होता है। अब वो नॉर्मल आप यहाँ पर रख रहे हैं कि वहाँ पर लेके जा रहे हैं, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम कुछ बेसिक बातें करें कि प्लेन के बारे में या प्लेन का इक्वेशन जानने के लिए हमें किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसके सहारे हम किसी प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं, तो सबसे पहला चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है वो प्लेन का इक्वेशन जानने के लिए वो होता है उसका नॉर्मल। बिना नॉर्मल के आप किसी प्लेन की कल्पना नहीं कर सकते, बिना अभिलंब के आप किसी समतल के समीकरण की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा चीज़, क्या मुझे नॉर्मल पता चल जाए तो मैं क्या किसी प्लेन के बारे में पता कर सकता हूँ, उसका इक्वेशन बता सकता हूँ? नहीं। केवल अगर एक परपेंडिकुलर लाइन दे दिया जाए तो केवल एक परपेंडिकुलर लाइन से हम इस प्लेन के इक्वेशन को सही ढंग से नहीं समझा सकते। तो इसको सही ढंग से समझाने के लिए सेकंड नंबर में हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से ये प्लेन पास हो रहा हो, एक बिंदु चाहिए जिस बिंदु से हमारा ये समतल गुजर रहा हो। अगर हमारे पास ये दोनों की दोनों चीज़ें आ जाएं, अगर हमारे पास ये दोनों की दोनों चीज़ें आ जाएं तब हम अपने इस प्लेन को सही ढंग से हम इस प्लेन का इक्वेशन बता सकते हैं, सही ढंग से इसके बारे में समझा सकते हैं। तो ये दो वो कंडीशंस हैं या ये दो वो पैरामीटर्स हैं जो हमें चाहिए किसी भी प्लेन के इक्वेशन को सही ढंग से डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए हम अब बात करते हैं प्लेन के इक्वेशन की कि आखिर प्लेन का इक्वेशन कैसा निकलता है, कैसा दिखता है। अभी तक तो हम लाइन पढ़ रहे थे, लाइन के बाद प्लेन में पहली बार आए हैं, तो प्लेन का इक्वेशन जो होगा हमारे लिए बिल्कुल नया होगा। डायग्राम से शुरू करते हैं। हमने अभी भी बात किया कि किसी भी प्लेन के इक्वेशन को जानने के लिए हमें दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम यह भी बात कर लें कि हम जो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इसे पहले पढ़ेंगे। वेक्टर में चीज़ों को समझना थोड़ा आसान होता है और वेक्टर से हम उसे कार्टेशियन में बड़े आराम से चेंज कर देंगे। वेक्टर फॉर्म में हम समझते हैं हमें एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है। मान लीजिए हम इस प्लेन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं, इस समतल का हम समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ पता रहनी चाहिए। हमें एक नॉर्मल पता रहना चाहिए, हमें एक नॉर्मल पता रहना चाहिए जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, जो कि बात हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है इस लाइन को भी हमें वेक्टर फॉर्म में लेना होगा, यानी ये जो है हमारा, हमने इसको एन वेक्टर नाम दे दिया। हमने इस नॉर्मल वाले को एन वेक्टर नाम दे दिया। अभिलंब वाली जो ये रेखा है इसे हमने एन वेक्टर का नाम दे दिया। इसके अलावा हमें एक पॉइंट चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम हमने ए दिया और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस बिंदु का स्थिति सदिश जो है ये ए वेक्टर है। अब हम इस प्लेन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। इस प्लेन के इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये लाइन जो है ये तो अपनी जगह फिक्स है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट भी अपनी जगह फिक्स है। अब
इस प्लेन के इक्वेशन को निकालने के लिए हम इसके डेफिनेशन पर चलते हैं और इसी के डेफिनेशन से हम इसका इक्वेशन निकालने का प्रयास करते हैं। डेफिनेशन क्या पढ़े थे हम लोग कि ये प्लेन जो है इस नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है। मतलब इस प्लेन पर जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक और पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम हमने R दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने R दे दिया और ये R पॉइंट जो है वो ऐसा है कि इस पूरे प्लेन पर ये R पॉइंट जो है कहीं ना कहीं मूव कर सकता है, चल सकता है। हम पॉइंट A को नहीं हिला सकते, वो अपनी जगह फिक्स है। ये लाइन को हम नहीं हिला सकते, ये अपनी जगह फिक्स है। चला क्या सकते हैं, हिला क्या सकते हैं, हम इस पॉइंट R को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर करके देख सकते हैं। अब सोचिए, अगर हमने इस पॉइंट R को यहाँ रखा है तो जो लाइन बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा। अगर हम इस पॉइंट R को यहाँ लेकर चले आएँ तो जो लाइन बनेगा वो ऐसे बनेगा। अगर हम उस पॉइंट R को यहाँ लेकर चले आएँ तो जो लाइन बनेगा वो ऐसे बनेगा। यानी हम इस R को अलग अलग जगह घुमा के देखेंगे तो हमें हर बार एक नया लाइन दिखेगा। हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि प्लेन के ऊपर चाहे जितने भी लाइंस हम ले लें, हर एक लाइन इस नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होगा। है इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। चूंकि ये R पॉइंट जो है अपनी जगह से मूव कर रहा है, फिक्स जो है वो हमारा A पॉइंट है, तो इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम R वेक्टर लेट कर लेते हैं। मान लिया कि पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर जो है वो R वेक्टर है। अब हम कंडीशन उस पॉइंट R पर ये लगा रहे हैं कि ये पॉइंट R चाहे जिधर जाना है चले जाए, जिधर भी जाना है वो चले जाए। बस एक छोटा सा कंडीशन उस पर ये लगा दिया जाए कि जहाँ पर भी जाए A से उसको ज्वाइन करने पर जो लाइन बने वो लाइन जो है इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो। अगर ऐसा कोई कंडीशन हम इस पॉइंट R पर लगा दें तब ये R जो है जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, बस इस प्लेन से वो बाहर नहीं जाएगा। क्यों बाहर नहीं जाएगा? जैसे ही वो इस प्लेन से बाहर चला जाएगा तब इस पॉइंट A से जब उसको मिलाया जाएगा तो मिलाने से लाइन तो बनेगा, लेकिन वो लाइन इस पर परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो हम लोग इस पॉइंट R पर एक ऐसा कंडीशन लगा देते हैं कि भाई तेरे को जहां घूमना है घूम, लेकिन तू इस तरह से घूमना कि A से तुमको मिलाने पर जो लाइन बने वो लाइन इसके हमेशा परपेंडिकुलर हो। तो चूंकि बात हम वेक्टर फॉर्म की कर रहे हैं तो यहां पर वेक्टर फॉर्म में जरा सोचिए, हम अगर लाइन बना रहे हैं A से R को मिलाकर तो ये लाइन हमें वेक्टर फॉर्म में नजर आएगा। ये लाइन हमारा वेक्टर फॉर्म में AR वेक्टर कहलाएगा। और डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। ये क्या है? नॉर्मल है। किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए कि हम पहले प्लेन का वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं। प्लेन के वेक्टर फॉर्म में हर एक चीज हमें वेक्टर के फॉर्म में नजर आनी चाहिए। कंडीशन क्या होता है? हमने अगर यहां से A को R से मिला दिया तो A को R से मिलाने पर जो हमारे पास वेक्टर बना वो AR वेक्टर बन गया, और ये AR वेक्टर जो है इस N वेक्टर पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा 0 के इक्वल होगा। दो वेक्टर अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और इसी से हम इस प्लेन के इक्वेशन को डेराइव करेंगे। अब सोचिए ये AR वेक्टर जो है कैसे निकलेगा? AR वेक्टर का मतलब क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यही होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ R जो है हमारा R है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है?
हमारा ए वेक्टर है डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहां से इस एन वेक्टर को आप दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ऐसा दिखेगा आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब यहां से जरा समझिएगा आपको गिवन में क्या क्या रहेगा। गिवन में आपको क्या क्या था, आपको एक पॉइंट दिया हुआ था, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से आपका प्लेन पास कर रहा है, और आपको एक वेक्टर दिया हुआ था जिस वेक्टर के प्लेन परपेंडिकुलर था। दो चीजें आपको पहले से पता थी। क्या क्या चीजें? पहला, एक पॉइंट पता था जिसे नाम हमने ए दिया था, और दूसरा एक वेक्टर पता था जिसके परपेंडिकुलर में ये प्लेन है। तो जो वेक्टर हमें पता था जिसके परपेंडिकुलर में ये प्लेन है उसका नाम हमने एन वेक्टर दिया था, है। तो यहां से आपको ये ए वेक्टर जो है किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और ये अपने आप में एक वेक्टर फॉर्म है। दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर्स का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो डॉट प्रोडक्ट करने से आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। दो सदिशों का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो ऐसा करने से आपको एक अदिश राशि मिलती है। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। यहां पर ये डी क्या है? डी अपने आप में एक कांस्टेंट है, डी अपने आप में एक अचर है। और याद करिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने अक्सर इस बारे में चर्चा किया है कि ये आर वेक्टर क्या होता है। आर वेक्टर जो है दरअसल और कुछ नहीं, किसी पॉइंट का, किसी मूवेबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। अगर कल के डेट में ज़रूरत पड़ी, कल के डेट में अगर ज़रूरत पड़ी कि हम ये जो है दरअसल हमारा वेक्टर इक्वेशन है प्लेन का, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन ये कहलाता है। अब अगर आपको प्लेन के इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो, प्लेन के इस वेक्टर फॉर्म को अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो, तो इसके लिए पहले हम एक बार कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात करने के बाद हम यहाँ से इसको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले आपको एक बार कार्टेशियन फॉर्म दिखना चाहिए कि हाँ, आपको पता चले कि हाँ, अगर चीज़ें मुझे ऐसी दिखेंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, ये प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म होता है। प्लेन का वेक्टर फॉर्म आपको हमेशा ऐसा दिखेगा। अब आइए प्लेन के कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। हम पहले बात कर रहे थे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन की। इस वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन में हमें क्या क्या चीज़ें पता थी? हमें एक पॉइंट पता था जहाँ से हमारा प्लेन पास हो रहा है, और हमें एक लाइन पता थी वेक्टर फॉर्म में जिसके परपेंडिकुलर में प्लेन था। ये दो चीज़ें पता थी, इसी से हमने इसका वेक्टर इक्वेशन निकाला। अब आइए इन्हीं दोनों चीज़ों को लेते हुए हम इसके कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात करें। कार्टेशियन फॉर्म में अगर ये पॉइंट हमें पता है तो कार्टेशियन फॉर्म में चूंकि ए वेक्टर जो था इसका पोजीशन वेक्टर था, कार्टेशियन फॉर्म में तो हम पोजीशन वेक्टर ले नहीं सकते। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम पॉइंट को कैसे लेते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में हम पॉइंट को लेंगे x1, y1, z1। ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म में एक पॉइंट। कार्टेशियन फॉर्म में हमें एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, z1, जहां से हमारा प्लेन पास हो रहा है। अब बात करते हैं, ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर ऐसा था जो इसके परपेंडिकुलर था। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो पता होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर है, वो एक तरह से डायरेक्शन ही बता रहा है। डायरेक्शन बताने का काम यहाँ पर ये वाला वेक्टर कर रहा है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें ये जो वेक्टर दिया हुआ था, ये वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर के फॉर्म में नहीं रहेगा, इसका हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो
ए बी और सी है। ये जो हमारा नॉर्मल है उस नॉर्मल का हमें डायरेक्शन रेशियो पता हो। अब कार्टेशियन फॉर्म में हम हैं। कार्टेशियन फॉर्म में जो हमें 2 पॉइंट्स पता है, 2 बिंदुएं हमें पता है, उसमें से एक है, पहला है हमें एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जहां से हमारा प्लेन पास हो रहा है, और जो हमारा नॉर्मल है उस नॉर्मल का हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ये 2 चीज़ें हमें पता हैं। अब हम उसके कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। क्योंकि हमने चीज़ों को वेक्टर में सीखा है तो क्यों ना हम इसको भी वेक्टर में चेंज कर लें। इसे भी हम वेक्टर में चेंज कर लेते हैं। अब वेक्टर में चीज़ों को समझने के लिए हम इस चीज़ को वापस से यहाँ पर रिक्रिएट करते हैं। हमें इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, और इस प्लेन के इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास जो है वो इसका नॉर्मल है। इस नॉर्मल का हमें डायरेक्शन रेशियो ए बी सी पता है। साथ में हमें यहाँ पर एक पॉइंट पता है ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ये पता है। अब आइए हम क्या करते हैं, हम इसी प्लेन पर एक और पॉइंट r लेट कर लेते हैं। चूँकि कार्टेशियन फॉर्म की बात हो रही है तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमने पॉइंट r लेट किया है तो इस पॉइंट r के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z होंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आपने x, y, z क्यों लिया, x2, y2, z2 क्यों नहीं लिया। ध्यान दीजिए, हम जब यहाँ पर बात कर रहे थे तो हमने बात किया था कि हम इस पॉइंट R को मूव करा सकते हैं। पॉइंट A को हम मूव नहीं करा रहे थे, पॉइंट A हमारा फिक्स था। अगर हम किसी को मूव कराएंगे तो मूव कराने पर सोचिए उसके x, y, z के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे या नहीं होंगे, होंगे। इसलिए हमने R को x, y, z लिया कि ये R कल के डेट में जहाँ भी चला जाए इसके x, y, z जो है आपस में आसानी से चेंज हो जाए। अगर हम इसको x1, y1, z1 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये अपनी जगह फिक्स है। x2, y2, z2 कर देंगे तो अपनी जगह फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू उसको दे रहे हैं। x, y, z में अभी ये फिक्स नहीं है, ये कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो हमने पॉइंट R लेट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं। अब सोचिए, क्या हम इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? इस लाइन के अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता हो तो डायरेक्शन रेशियो से क्या हम उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम उससे वेक्टर बना सकते हैं। वेक्टर का नाम हम n वेक्टर दे देंगे और ये बनेगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये इसका वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पर a b c क्या है? a b c डायरेक्शन रेशियो है। याद कीजिए वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है इस बात को कि किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर लिखा है तो उसके i, j और k के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो और कुछ नहीं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता है तो हम उससे वेक्टर फॉर्म निकाल लिए। फिर a से r को अगर मिला रहे हैं और a से r को मिलाने पर अगर एक लाइन जनरेट हो रहा है, तो अगर हम इस ar को वेक्टर फॉर्म में देखें, वेक्टर फॉर्म में, तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 में i, j, k लगा देना है। तो यहाँ से बनेगा ये x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप, ये और कुछ नहीं, हमने लाइन AR को वेक्टर फॉर्म में ले लिया। और डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन और कुछ नहीं, AR वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, AR वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। वैल्यू प्लेस कर देते हैं। AR वेक्टर क्या है? x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। डॉट में n वेक्टर क्या है हमारा? n वेक्टर है हमारा
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और इज इक्वल टू में 0 है। अब ध्यान से समझिए, यहां पर ये यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा जो है हमारा एआर वेक्टर है और ये वाला हिस्सा जो है हमारा एन वेक्टर है। दोनों के बीच में यहां डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कुछ ऐसा है तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0 आएगा। इस इक्वेशन को आप ध्यान से समझ लीजिए, यही है आपका प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। यह है आपका उस प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। अब जरा सोचिए आपको क्या क्या चीज़ें पता थी कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता था एक पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 z1। x1 y1 z1 जो है एक आपका पॉइंट गिवन था जिससे आपका प्लेन पास कर रहा है। साथ में एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, ये लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर था तो हमें उसका इक्वेशन निकालना था प्लेन का ये है इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। आपको इसमें पता क्या क्या है? आपको a की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, z1 की वैल्यू पता है। पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो आपका कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होगा। ये इक्वेशन है प्लेन का ही वेक्टर फॉर्म में और ये इक्वेशन है प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में। इन दोनों इक्वेशंस के बाद इसके बारे में जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।